राधे राधे मेरे क्यूटास एंड क्यूटीज। मैं हिमांशु शर्मा, योर नॉर्थ साइड गाइड, सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम। और भाई अब जैसे कि मैं हर बार आता हूँ तो कुछ न्यू लेके आता हूँ, तो इस बार हम फिर से आ गए हैं एक न्यू गाइडलाइन के साथ। और गाइडलाइन है स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की। 2026 में ही लॉन्च हुई है, रिलीज हुई है गाइडलाइन। कुछ जो ओल्ड गाइडलाइन है 2019 उसको रिवाइज किया है। और भाई इस गाइडलाइन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने के ना चांसेस है। तो यार चलिए शुरू करते हैं जल्द से जल्दी इस वीडियो के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आया है ये AHA ने भी दिया है। तो भाई मतलब कि AHA आपको पता है कि अपना WHO और AHA इसको है ना हमारे एम्स ये नॉर्थ साइड वाले है ना बहुत ऑथेंटिकली इसको फॉलो करते हैं। तो यार इस सेशन में आपको MCQs के जरिए है ना आपको गाइडलाइन समझाऊंगा, तो कोऑपरेट करना। और तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपके सामने ना स्क्रीन विजिबल हो गई होगी, मेरे ये पीछे व्हाइट स्क्रीन व्हाइट बोर्ड की। और है ना मैं इसमें आपको देख, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है 2026 ब्रेन स्ट्रोक गाइडलाइन है, AHA के थ्रू है। इसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, MCQs मैंने डिजाइन किया उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। और भाई जो भी अपडेट होगा मैं MCQs के जरिए उसको है ना कवर अप करूंगा, ठीक है। तो कोऑपरेट करना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गोल्डन विंडो पीरियड फॉर स्ट्रोक। स्ट्रोक का गोल्डन विंडो पीरियड क्या है? तो देखो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट 60 मिनट्स, फर्स्ट 4.5 आवर्स, फर्स्ट 9 आवर्स, या फिर फर्स्ट 24 आवर्स। अब आपने ना जहां से भी कोचिंग किया आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि यार कई जगह फर्स्ट 60 मिनट्स दे रखा है, कई जगह 4.5 आवर्स दे रखा है, कई जगह 3 आवर्स भी दे रखा है कि 3 से 4.5 घंटे, और कई जगह 24 घंटे भी दे रखा है। तो हम किसको फॉलो करें? तो देखो इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, तो इसको समझते हैं। ये देखो इसका एक निमोनिक है जो स्ट्रोक का निकला हुआ है, बी फास्ट। और ये क्वेश्चन है ना ये नॉर्थ साइड 8 में के प्री में आया था, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। और ये बी फास्ट किसके लिए है? ये है स्ट्रोक के लिए, ठीक है। स्ट्रोक के लिए बी फास्ट निकाला था। और इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में? सिंपली बस इसकी है ना वो पूछ ली थी आपसे डेफिनेशन, वो सॉरी फुल फॉर्म पूछ ली थी। बी से हो गया अपना बैलेंस, आईज, फेस, आर्म्स, स्पीच, टाइम। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी जो कि नॉर्थ साइड 8 प्री में पूछी थी। और तो इसमें है क्या कि अगर आपके बैलेंस, अगर लॉस ऑफ बैलेंस है, ठीक है, किसी भी तरह से आप झूल रहे हो, गिर रहे हो, और फिर आपकी आईज, लॉस ऑफ विजन है इसमें कि आपको है ना दिखना बंद हो रहा है, आपकी विजन है ना वो लॉस हो रहा है, या फिर आपके है ना फेशियल ड्रॉपिंग आ रही है, आपको फेशियल नमनेस आ रही है, या फिर ड्रॉपिंग हो रही है ना, एक साइड से फेस ऐसा लटक रहा है, गिर रहा है, अजीब अजीब सा हो रहा है। आर्म्स आपके उसमें टिंगलिंग हो रही है आर्म्स में, या फिर नंबनेस आ रही है, आपकी स्पीच स्लर्ड हो रही है, ठीक है आपका जो। और अगर ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 सिम्टम, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं स्ट्रोक को है ना वार्निंग साइन है ये स्ट्रोक के एक तरीके से। तो स्ट्रोक को है ना अपनी तरफ इंटरेक्ट करिए। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें ना इट्स टाइम टू कॉल फॉर इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के लिए अब आपको कॉल कर देना है टाइम पे। तो अब यहां से क्वेश्चन मैंने उठाया था इसका कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, गोल्डन विंडो पीरियड फॉर स्ट्रोक। तो यार इस चीज को ना ध्यान से समझना। तो ये मैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका ये वाला पेन है, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भैया फर्स्ट 60 मिनट्स, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट 60 मिनट्स। अब आप सोचोगे कि इसका 4.5 घंटे क्यों नहीं हुआ? तो देखो क्वेश्चन ने पूछा है गोल्डन विंडो पीरियड। गोल्डन का मतलब सोना, सोने पे सुहागा। इसका मतलब है कि स्ट्रोक जब आया तो ये जो फर्स्ट 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके जो ब्रेन टिश्यूज है उनको सेव करने की कोशिश कर लेते हैं ना, ब्रेन को सेव करते हैं, ब्रेन के टिश्यू जो साल्वेजेबल टिश्यूज है उनको सेव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है स्ट्रोक में ना बहुत जल्दी न्यूरॉन्स है ना वो डैमेज हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं, तो उनको बचाता है। अब एक क्वेश्चन आया कि फर्स्ट 4.5 आवर क्या है? ये है आपका 2019 की जो गाइडलाइन है ब्रेन स्ट्रोक की, उसके अकॉर्डिंग ये है आपका स्टैंडर्ड विंडो पीरियड। ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड विंडो पीरियड, ठीक है। ये स्टैंडर्ड विंडो पीरियड है 2019 के अकॉर्डिंग 4.5 घंटे। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि गोल्डन पीरियड क्या है, गोल्डन पीरियड, ठीक है। ये गोल्डन पीरियड मैंने आपसे पूछा था, बट 4.5 घंटे वो है आपका स्टैंडर्ड वीडियो पीरियड, ठीक है। ये गोल्डन और स्टैंडर्ड दोनों में ना डिफरेंस है। ये क्या बोलता है गोल्डन विंडो पीरियड कि आप अगर 60 मिनट्स के अंदर आएंगे तो पेशेंट आपका है ना सेव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप 4.5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ट्रीटमेंट में भी क्या करेंगे आप? IV थ्रोम्बोलाइटिक्स वो स्टार्ट कर देंगे, तो आपके है ना कहीं जो नेक्स्ट स्ट्रोक की रिस्क है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन, फर्स्ट 24 आवर्स। ये क्या है? ये है विंडो पीरियड किसका? थ्रोम्बेक्टोमी का। विंडो पीरियड फॉर
थ्रोम्बेक्टोमी की। अगर पेशेंट को थ्रोम्बेक्टोमी की नीड पड़ रही है भैया, तो हम क्या करेंगे, थ्रोम्बेक्टोमी के लिए वो जो गाइडलाइन निकाली है, और ये ना 2026 की गाइडलाइन है। फर्स्ट ये पहले ही बोलती थी कि विद इन 6 आवर्स, ठीक है, बट अब ये 2026 में बोल रही है कि आप है ना इसको 6 to 24 आवर्स में परफॉर्म कर सकते हो थ्रोम्बेक्टोमी को, ठीक है। थ्रोम्बेक्टोमी को आप परफॉर्म कर सकते हो 6 to 24 आवर्स में, और इसको अगर आप परफॉर्म करोगे ना, तो इसमें आपको कुछ भी उसकी नीड नहीं है, ये आपको कोई भी नो रिक्वायरमेंट फॉर एडवांस इमेजिंग क्राइटेरिया, ठीक है। एडवांस इमेजिंग क्राइटेरियाज है कुछ जो डब्ल्यूएचओ ने डिसाइड किया, आपको उसके ना जरूरत नहीं है अगर आप थ्रोम्बेक्टोमी को परफॉर्म करते हो। तो ये अब आप, मुझे लगता है कि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर गोल्डन विंडो पीरियड पूछे तो 60 मिनट, क्योंकि वहां पे ब्रेन सबसे ज्यादा मैक्सिमम साल्वेजेबल होता है। उसके अलावा फर्स्ट 4.5 आवर्स है वो आपका स्टैंडर्ड विंडो टाइम पीरियड है, किस चीज के लिए, आईवी थ्रोम्बोलाइटिक्स स्टार्ट करने के लिए, और बाकी आपका फर्स्ट 9 आवर्स है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेटर आगे वीडियो में, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट 24 आवर्स, ये मैंने आपको बता दिया विंडो पीरियड्स है आपका, ये आपके थ्रोम्बेक्टोमी के लिए। अगर आपको किसी को एंडोवेस्कुलर थ्रोम्बेक्टोमी की नीड पड़ रही है, उसके कहीं ना कहीं ना क्लॉट्स जमे हुए हैं, तो थ्रोम्बेक्टोमी में हम उस थ्रोम्बस को तोड़ दें, तो उसका जो विंडो पीरियड है वो है फर्स्ट 24 आवर्स। और ये क्वेश्चन में मुझे लगता है आपने अगर नॉट सेट 8 प्री दिया हो तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था बैलेंस, आईज, फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम। तो टाइम टू कॉल इमरजेंसी, ये अगर आपके पांचों सिम्टम्स आ रहे हैं ना भैया, ये वाले आपके अगर पांचों सिम्टम्स आ रहे हैं, ये वाले, तो फिर आपको है ना यहाँ पे इट्स टाइम टू कॉल। और कॉल आपको कितने करना है, विद इन 60 मिनट्स आपको लेके जाना है पेशेंट को, ये आपका गोल्डन टाइम पीरियड है। और वरना थ्रोम्बोलाइटिक्स को स्टार्ट करने का जो टाइम पीरियड है वो मैंने बताया कि जो 2019 की गाइडलाइन है वो कहती है कि भैया विद इन 4.5 आवर्स में आप स्टार्ट कर दो, जिसमें भी बेटर रिजल्ट मिलता है अगर आप विद इन 3 आवर्स में पेशेंट को दिखा देते हो हॉस्पिटल में। बट गोल्डन विंडो पीरियड रहेगा आपका 60 मिनट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस यार मेरा थोड़ा सा सेटअप हिल गया था, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ अभी 2 स्टार एमसीक्यू है, मार्क कर लेना। इससे अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट अगर थोड़े से भी उलझ गए होंगे ना, कंफ्यूज हो गए होंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इससे आप कहने इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मिस्टर पोल है 62 ईयर ओल्ड मेल केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया एट एक्स टाइम ऑन हिस्ट्री ऑफ लास्ट नाइट ही स्लेप्ट विद हिज वाइफ, ठीक है। और बच्चे दूसरे रूम में सो गए, ठीक है, फ्रॉम 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक, फ्रॉम 10 PM to 4 AM एंड सिम्टम नोटिस बाय पेशेंट व्हेन ही वोक अप। यू आर हैंडलिंग दिस पेशेंट एंड कैलकुलेटिंग द विंडो पीरियड फॉर थ्रोम्बोलाइटिक्स। What would that X time be the window period for thrombolytics of Mr. Paul up to? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको रीजनिंग साइड में है ना डिजाइन किया है। देखो इसने बोला कि मिस्टर पोल है 62 ईयर ओल्ड मेल जो इमरजेंसी में आया है विद राइट साइड हेमिप्लेजिया, ठीक है, राइट साइड हेमिप्लेजिया के साथ है ना इमरजेंसी में आया है, किसी भी एक्स टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे आया जो हमें नहीं पता भाई कितने बजे, लेकिन इमरजेंसी में आ गया। और जब हमने उसे हिस्ट्री ली, जब हमें पता पड़ा कि इसको राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है, यानी कि आधी बॉडी राइट साइड की काम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि इसको हेमिप्लेजिया है तो इसका स्ट्रोक हुआ होगा लेफ्ट साइड में, है ना। दूसरा जब हमने हिस्ट्री ली तो हमें पता लगा कि ये रात को 10 से सुबह के 4 बजे तक अपनी बीवी के साथ सो रहा था और बच्चों को दूसरे रूम में सुला के सो रहा था, ठीक है। ये ठरकी है, इस चीज को छोड़ के चलते हैं, ये एक्स्ट्रा ठरकी है। अब जब ये उठ गया ना 4 बजे बाद, तब इसने नोटिस किया कि इसको हेमिप्लेजिया हो रखा है। तो और आपको एक पेशेंट असाइन हुआ है और आप है ना कैलकुलेट कर रहे हो विंडो पीरियड का थ्रोम्बोलाइटिक्स के लिए, तो इस जो एक्स टाइम पे है ना वो उसका क्या विंडो पीरियड होगा इसने नहीं पूछा, एक्चुअली इसने एक्स की वैल्यू पूछ ली कि जो एक्स है वो उसका विंडो पीरियड है ना वो कितने टाइम तक होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन में ना सिंपल और कुछ बात नहीं है, इसने आपसे विंडो पीरियड पूछ लिया है क्वेश्चन ने। और ये 4 बजे सुबह इसने आपको नींद दे दी कि ये 6 घंटे सोया था, 10 बजे से 4 बजे तक ये सोया है सुबह, है ना। और 4 बजे बाद जब ये उठा है तो इसको स्ट्रोक का सिम्टम आया है, तो अब है ना ये उठ के जब इसको स्ट्रोक का सिम्टम इसने नोटिस किया है तो ये हॉस्पिटल आ गया, तो इसका विंडो पीरियड क्या होगा थ्रोम्बोलाइटिक्स स्टार्ट करने का। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा इसने बड़ी सी लैंग्वेज बना के। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा जो 2019 की गाइडलाइन है जिसमें बताया कि विद इन 4.5 आवर आपका है ना विंडो पीरियड होता है फॉर आईवी थ्रोम्बोलाइटिक्स के लिए, ठीक है। बट अब मैं आपको बता देता हूं कि जो 2026 की जो गाइडलाइन आई है उसने है ना अपडेट कर दिया है विंडो पीरियड को।
उसने क्या अपडेट कर दिया विंडो पीरियड को, उसने जो 4.5 आवर का विंडो पीरियड था इसको उसने उठा के अब कर दिया है रेंज 4.5 आवर्स से 9 आवर्स तक का इसने कर दिया है विंडो पीरियड। ठीक है, एक ये अपडेट आया है, ये आया है आपका 2026 में। ठीक है, 4.5 घंटे से 9 आवर तक आपकी रेंज देती है। और इसने ना कुछ क्लासिफिकेशन, इसने ना कुछ क्राइटेरियाज रख दिए विंडो पीरियड के। ठीक है, वो क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसने ये बोला है कि अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है, अगर वो सो रहा है ना, स्लीप कर रहा है, तो और फिर जब वो उठता है तो वो फील करता है स्ट्रोक, तो फिर हमें ना उसका विंडो पीरियड, अगर उसका हमें विंडो पीरियड को वो करना है डिटरमाइन, विंडो पीरियड क्या होगा, तो उसने ये बोला है आप क्या करो, इसका जो भी सोने का टाइम था ना, इसका आप मिड पॉइंट निकालो इसकी स्लीपिंग का। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट, जो इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट 6 घंटे सोया तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तीसरे घंटे पे होगा। जैसे अगर कोई पेशेंट 10 बजे से 4 बजे तक सोया है, तो है ना, ये 6 घंटे सोया, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और कितना होगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो लगभग 1 बजे के आसपास इसका है ना मिड पॉइंट होगा। ठीक है, 1 AM इसका होगा मिड पॉइंट। तो अब इसने क्या बोला है गाइडलाइन ने कि जो इसका मिड पॉइंट है स्लीप का, उससे अप टू 9 आवर्स इसका क्या रहेगा, विंडो पीरियड रहेगा टू स्टार्ट IV थ्रोम्बोलाइटिक्स। ठीक है, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये नई गाइडलाइन आई है जिसको मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि अगर मिड पॉइंट से है ना जो थ्रोम्बोलाइटिक्स है वो हमें स्टार्ट करना है, अगर उसकी जो भी स्लीप साइकिल रही है लास्ट, उसके जो स्लीप साइकिल का जो मिड पॉइंट है वहां से हमें 9 आवर्स कैलकुलेट करना है और निकालना है इसका। ठीक है, और इसने सेकंड, ये तो हो गया इसका फर्स्ट चॉइस, इसने फर्स्ट तो बोल दिया है ये। ठीक है, सेकंड इसने क्या बोला है, इसी ने 2026 की गाइडलाइन ने सेकेंडली ये चीज कहा है कि अगर पेशेंट का आपका विंडो पीरियड रहेगा 4.5 आवर्स से 9 आवर, रेंज दिए है ना, रेंज है 4.5 से 9 आवर फ्रॉम लास्ट वेल नॉन, यानी कि आपने आखिरी बार पेशेंट को एकदम हंसते खेलते अच्छे से देखा था, वहां से इसने रेंज डाल दी है 4.5 आवर से 9 आवर, जिसमें से इसने इसको तो बोल दिया है एक्सटेंडेड विंडो पीरियड और इसको बोल दिया है स्टैंडर्ड विंडो पीरियड। ये इसने जो 2 गाइडलाइन निकाली, ये गाइडलाइन मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, नोट कर लो, ये 2026 की गाइडलाइन है। ठीक है, 2026 की गाइडलाइन है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोल दिया है कि ये पेशेंट है, ये इसको कौन सा कलर, ये पर्पल ले लेता है ना, ये 10 बजे से 4 बजे तक सोया है। ठीक है, 4 AM तक सोया है, तो इसका मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड 1 AM। ठीक है, इसका मिड पॉइंट होगा। अब मैंने आपको बताया विंडो पीरियड मिड पॉइंट से 9 घंटे आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 बजे से अगर आप 9 घंटे कैलकुलेट करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10 बजेंगे। ठीक है, तो ये बिफोर 10, ये इसका है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये इसका हो गया करेक्ट आंसर, बिफोर 10 AM। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि ये क्यों नहीं है बिफोर 8.5 घंटे, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर ये बंदा 4 बजे उठा है, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये 4 बजे उठने के, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं, अगर ये बंदा 4 बजे उठा है तो है ना, इसके 4 बजे उठने के बाद अगर ये है ना हॉस्पिटल है, तो बिफोर 4.5 आवर हम क्यों नहीं मान सकते, हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये क्वेश्चन में आप ये चीज पढ़ो, इसने साफ साफ लिख दिया अप टू, मैक्सिमम रेंज बता दी कितनी है, वरना विंडो पीरियड की जो रेंज है वो तो ये ही रहेगी 4.5 आवर से 9 आवर तक फ्रॉम लास्ट वेल नॉन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 10 बजे से 4 बजे तक वो बंदा सो रहा था और उसने सिम्टम नोटिस किए जब वो उठ गया, तो वो जब उठा था तो हेमिप्लेजिया के साथ में उठा था। आपको ये नहीं पता कि उसको हेमिप्लेजिया 2 बजे आया है कि उसको 3 बजे आया है, आपको ये चीज नहीं पता। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हो गया गलत, ए। अब बात करते हैं सी, बिफोर 4.5। मैंने आपको ये बताया कि जो मिड पॉइंट है स्लीप का जो मिड पॉइंट है वहां से है ना बिफोर 9 आवर्स है। ठीक है, इसमें अभी रेंज नहीं दी है, रेंज दी है उसने लास्ट वेल नॉन में, बट इसने मिड पॉइंट है बिफोर 9 आवर, और जो 5:30 बज रहे हैं ये है बिफोर, ये है विद इन 4 आवर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और डी ऑप्शन जो आपको देखा बिफोर 4 AM नेक्स्ट डे 24 आवर्स, यानी कि इसने तो विंडो पीरियड में सीधा ही हिंट दे दिया कि
जो 24 घंटे हैं तब हमें स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया कि जो 24 घंटे वो थ्रोम्बेक्टोमी का है ना, नॉट थ्रोम्बोलाइसिस। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी है ना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये चीज है ना समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला है, कि वापस मैं एक बार है ना इस चीज को बता देता हूँ वर्बली, कि अगर पेशेंट आपका सो गया है किसी भी टाइम पे तो आपको उसके स्लीप देखना है कितने बजे सोया और कितने बजे उठा, उसका मिड पॉइंट निकालना और वहां से आपको कैलकुलेट करने हैं 9 आवर्स। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता सोया है और नहीं सोया तो आपको बाई चांस पेशेंट रात को सोया ही नहीं, फिर आपको उससे ये पूछना है कि ये पेशेंट है ना कब तक आपने देखा कि ये पेशेंट ठीक पड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि हमने देखा कि 12 बजे तक ये पेशेंट ठीक था, फिर हम 2 बजे आए तो फिर 2 बजे है ना इसके स्ट्रोक के सिम्टम आ गए, तो 12 बजे तक ठीक था। तो 12 बजे से आपको 4.5 से 9 आवर्स की इसकी रेंज लेके चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये एकदम 2026 की गाइडलाइन बेस्ड क्वेश्चन है ब्रेन स्ट्रोक की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, इसको भी मैं बोलूंगा 2 स्टार एमसीक्यू है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन टू स्टार्ट थ्रोम्बोलाइटिक्स इन ए पेशेंट विद डिसेबलिंग डेफिसिट ड्यू टू अक्यूट स्ट्रोक। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया एक पेशेंट है उसको अक्यूट स्ट्रोक हो गया है। ठीक है, अक्यूट स्ट्रोक हो गया और उसको फीचर्स आ रहे हैं डिसेबलिंग डेफिसिट्स के। तो आपको इस पेशेंट में थ्रोम्बोलाइटिक्स है ना कब स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आपने है ना वो, और इसने ऑप्शन दे दिया है इसमें कब स्टार्ट करना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो है स्टार्ट इन माइल्ड स्ट्रोक, की पेशेंट में ना माइल्ड स्ट्रोक हुआ है तो आपको थ्रोम्बोलाइटिक्स स्टार्ट करने हैं। बी है इसमें पेशेंट को अगर मॉडरेट स्ट्रोक हुआ है तो आपको थ्रोम्बोलाइटिक्स स्टार्ट करने हैं, या पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रोक है तब आपको थ्रोम्बोलाइटिक्स स्टार्ट करना है, या फिर आपको स्टार्ट करना है थ्रोम्बोलाइटिक्स को रिगार्डलेस ऑफ स्कोरिंग ऑफ स्ट्रोक। स्कोरिंग की एक वो जो स्ट्रोक की एक स्कोरिंग स्केल है NIHS स्केल। ठीक है, मैं अभी उसके बारे में आपसे बात करूंगा। उसमें कुछ भी नंबर आओ वो बताता है कि आप एक है NIHS स्केल है ना, ये किसके लिए है, ये है ना ब्रेन स्ट्रोक के लिए है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये आपको डिटरमाइन करता है कि पेशेंट को माइल्ड है कि मॉडरेट है, कि मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रोक है, या फिर उसको सीवियर स्ट्रोक है, या फिर वो पेशेंट को अभी मतलब कि नो रिस्क स्ट्रोक है, मतलब कि रिस्क ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ये आपको बताता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो हमें इसके बेसिस पे हमें ना डिटरमाइन करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स हमें कब स्टार्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा इसका आंसर नंबर डी, स्टार्ट रिगार्डलेस, एक सेकंड, स्टार्ट करना है आपको रिगार्डलेस ऑफ स्कोरिंग ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये है आपका जो स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक है उसका स्केल। ठीक है, नेशनल NIHSS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। ठीक है, NIHSS के नाम से ये जाना जाता है। ये NIHSS है ना एक तरीके का टेस्ट है जो कि आपको बताता है कि आपका स्ट्रोक कितना ज्यादा सीरियस है। तो वो उसमें हमें ना ये है ना कुछ 6 चीज जो इसके जो 6 वो है पैरामीटर्स हम वो असेस करते हैं। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच, मूवमेंट एंड सेंसेस। ठीक है, हमें ना, और इसमें यह है कि अगर आपका जितना स्कोर अगर हायर होगा ना उतना ही आपका ना ज्यादा सीरियस होगा। ठीक है, और अगर आपका ये अगर आपका लो है तो इसका मतलब है कि आपको लेस सीरियसनेस है, यहाँ पर लेस सीरियस है। तो इसको है ना जो ये स्कोर है बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम ये 6 पैरामीटर को है ना असेस करते हैं, और है ना हम इसमें अलग अलग पैरामीटर के अलग अलग स्कोरिंग है। 0 से स्टार्ट है, किसी की है ना अप टू 3 भी है, तो किसी की अप टू 4 भी है, किसी की अप टू 5 भी है। ये आपको है ना वो पैरामीटर पूरे एक NIHSS का स्केल है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट पे जाके हम पैरामीटर डिजाइन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं किस पैरामीटर में कितना वो है स्कोरिंग है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा उसकी मैं आपको बात बता देता हूँ कि ना इसमें जो 2026 की जो गाइडलाइन आई है उसने ये बोला, पहले क्या होता था कि NIHSS की गाइडलाइन थी उसने ये बताया था कि अगर किसी को 0 से 5 है या फिर 0 से 3 है तब हमें है ना थ्रोम्बोलाइटिक्स स्टार्ट नहीं करनी है। बट इससे अगर इसको ज्यादा लेवल है ना, इससे अगर ज्यादा लेवल है तो हमें है ना आप थ्रोम्बोलाइटिक्स की तरफ जा सकते हो। बट 2026 की गाइडलाइन ने ये बोला है कि NIHSS में कुछ भी स्कोर आए, चाहे स्कोर 1 आए, चाहे स्कोर इसका हाईएस्ट स्कोर है, हमें क्या करना है, हमें थ्रोम्बोलाइटिक्स को स्टार्ट कर देना है। हमें ये थ्रोम्बोलाइटिक्स को स्टार्ट कर देना है चाहे कोई भी स्ट्रोक में इसकी वो स्कोर आए। ठीक है, अब हम इस स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि NIHSS है क्या। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसको है ना मैंने एक निमोनिक दिया है
ये 6 पे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 6 पैरामीटर है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच, मूवमेंट एंड सेंसेस। इसमें हमें करना क्या है, पेशेंट को हमें ना इसमें स्कोरिंग देता है, पेशेंट को असेस करते हैं ये सारी चीजों से, फिर हमें ना उसको स्कोर देंगे किसी 0 से 3, 0 से 5, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी स्कोरिंग होती है, और फिर हमें ना उसमें डिसाइड करते हैं पेशेंट का स्कोर क्या है। अगर पेशेंट का स्कोर आया है 0 से लेके 5 तक, तो हम इसको कंसिडर करेंगे माइनर स्ट्रोक, जिसमें जो 0 है ना, 0 इसमें तो है ना रिस्क है ना बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है रिस्क इसकी पेशेंट की, है ना, जो बिल्कुल ही लाइट स्ट्रोक होता है, बहुत ही माइनर। अगर आपका ये स्कोर रहता है 6 से 15, तो ये आपका मॉडरेट स्ट्रोक में आ जाता है, और अगर ये आपका रहता है 16 से 20, तो हम इसको बोलेंगे मॉडरेट टू सीवियर स्कोर, और अगर आपका रहता है 21 से 42, तो हम इसको बोलेंगे सीवियर स्ट्रोक। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है भैया नोट सेट 10 में, ठीक है, या फिर 11 में, इसको पढ़ लेना। और इसमें बताया कि नॉर्मल एनआईएस स्कोर होता है वो होता है 0, मैंने आपको बताया बिल्कुल रिस्क नहीं होती, 0 होता है। लेकिन अगर आपका 42 आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट शायद तक आपका कोमा में है, ठीक है, हमें उसको मान के चलना है कि पेशेंट आपका कोमा में पहुंच चुका है। तो ये आपको ये स्कोर का ध्यान रखना है कि 0 से 5 पे क्या होगा माइनर, 6 से 15 पे फिर मॉडरेट, और 16 से 20 पे मॉडरेट टू सीवियर, और जो 21 से 42 उस पर सीवियर। तो क्वेश्चन जो आपका बन सकता है मेन वो आपका है ना इधर दो, या तो इस स्कोर से पूछ सकते हैं, फिर वो इस स्कोर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 6 पैरामीटर है, अगर आपको ये इसके नाम याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेगा, बट बाई चांस अगर पूछ ले तो मैंने इसका है ना एक निमोनिक बनाया है, उस निमोनिक का नाम है कल से मस्ती चालू, ठीक है, कल से मस्ती चालू, मतलब आज तो पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, इसको मान के चलो कि पेशेंट इज हैविंग स्ट्रोक टुडे, तो आज को स्किप करना है, एंड मोर आवर फ्रॉम टुमारो उसके हम मस्ती स्टार्ट कर देंगे, उसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है। तो कल से मस्ती चालू में जो सी है, इसको मान लिया हमने, एक सेकेंड, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्शियसनेस। कल से ए से हो गया आपका अवेयरनेस, और एल से हो गया आपका लैंग्वेज एंड स्पीच, ठीक है, और से ये हो गया आपका सेंसेस, जो कि पेशेंट के सेंसेस है, और ये मस्ती, इसका जो हमें एम उठाना है, एम से हो गया इसका मूवमेंट, मूवमेंट किसके, इसके बॉडी के, इसके हाथों के, इसके फेस के, और सी चालू एक, और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, कि पेशेंट का कोऑर्डिनेशन कैसे करें, इसको अटेक्सिया तो नहीं है, अटेक्सिया है तो उसको माइल्ड अटेक्सिया है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, ये सब देखना है, ठीक है। ये इसको आपने कैसे याद करना है, कल से मस्ती चालू, हमें आज स्ट्रोक आ गया तो कल से हम इसकी मस्ती चालू कर देंगे। तो ये था इसका एनएएसएस का स्कोर, और ये भी क्वेश्चन है, ये 2026 में ही है ना इसने बताया है कि स्टार्ट करना है आपको रिगार्डलेस ऑफ स्कोरिंग ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी है ना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिकमेंडेड डोज ऑफ टेनेक्टिप्लेज फॉर ए पेशेंट ऑफ 50 किलोग्राम वेट। तो है ना ये भी क्वेश्चन है ना, ये मुझे लगता है कि फार्माकोथेरेपी से ये वाला क्वेश्चन है ना बन सकता है, लेस चांस है बट बन सकता है। बट मैं इसमें आपको कई सारे की पॉइंट्स बताऊंगा, वो की पॉइंट्स आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, मैं सारे ही क्वेश्चन है ना वो इनको 2 स्टार एमसीक्यू लेके आया हूं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल द रिकमेंडेड डोज ऑफ टेनेक्टिप्लेज फॉर ए पेशेंट ऑफ 50 kg वेट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेनेक्टिप्लेज है ये है क्या, जो ये टेनेक्टिप्लेज है एक्चुअली ये आईवी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, ठीक है, आईवी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, जिसकी है ना जो हम स्टार्ट करते हैं विद इन विंडो पीरियड में, ठीक है। इसकी क्या जाती है, इसकी सिंगल डोज जाती है, ठीक है। और ये 2026 में इसको है ना एक अच्छा खासा ब्रेन स्ट्रोक की गाइडलाइन में इसको है ना एक प्लेस दी दिया ब्रेन स्ट्रोक में। और है ना इसमें जो इसकी जो डोज रहेगी ना आपकी, इसकी जो डोज रहेगी वो डोज रहेगी आपकी 0.25 mg, ठीक है, पर kg बॉडी वेट, पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी है ना वो रहेगी इसकी डोजिंग, ठीक है। अब हमें ये और है ना इसकी एक सिंगल डोज जाती है। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि 50 किलोग्राम का पेशेंट है आपका, ठीक है, 50 kg आपका पेशेंट है, और इसमें है ना हमें डिटरमाइन करना है कि टेनेक्टोप्लेज की ना कितनी डोज जाएगी इस पेशेंट में। तो ये देखो 50 kg का आपका पेशेंट है और इसको पर kg बॉडी वेट के, तो इसको 0.25 जाती है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो गया इसका 0 से गया, अब 10, अब ये 5 गया 2, और ये 2, ये आपका गया 12.5।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया आपका 12.5 मिलीग्राम। ठीक है, हमें क्या करना, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें क्वेश्चन ने ये पूछा था कि सिंगल डोज, ये इसकी जो सिंगल डोज जाती है कि पेशेंट है इसके 10 हेक्टोप्लेस चल रहा है तो है ना इसकी, और वो 50 किलोग्राम का आपका पेशेंट है तो इसकी कितनी इसको डोज जाएगी, तो ये जो डोज आएगी इसको हम देते हैं 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो मैंने उसको बस है ना 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया इसके बॉडी वेट से। अच्छा, इसमें एक जो पूछा इसकी जो मैक्सिमम डोज आप एक पेशेंट को दे सकते हो वो दे सकते हो भैया 25 mg, इससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना। ठीक है, ये जो टेनेक्टोप्लेज है, ये वाली ड्रग जो इसके बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा कि टेनेक्टोप्लेज है क्या। भैया टेनेक्टोप्लेज है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ठीक है, 2019 में क्या हुआ था, 2019 में भैया एक सेकंड, 2019 में है ना आपको ये बोला गया था ट्रेंड, वो 2019 में कि आपकी एक एल्टीपेज ड्रग चलती थी है ना, वो ड्रग ऑफ चॉइस थी 2019 से। बट अब 2026 में आपकी ये जो टेनेक्टेप्लेज है, ठीक है, इसको आपको है ना इक्वल कर दिया है, किसके इक्वल कर दिया है, एल्टीप्लेज के। फिर भी और आजकल ये न्यू ड्रग है तो हम इसको ज्यादा काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये जो एल्टीप्लेज है इसकी क्या रहती थी, इसकी डोज रहती थी 0.9 mg है ना पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम दे देते, और मैक्सिमम इसको हम दे सकते थे 90 mg तक। ठीक है, और ये सिंगल डोज नहीं जाती थी, ये क्या जाती थी, इसका 10% तो जो भी तैयार उसका 10% तो जाता था बोलस आईवी है ना, और जो बाकी की जो 90% रिमेनिंग ड्रग है उसको हमें देना है ओवर 90 मिनट्स में। ये था इसका है ना ये टेनेक्टेप्लेज के बारे में। ठीक है, तो इसका आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी ना क्लियर हो गया। और अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो मैं ये कहूंगा कि देखो वैसे तो गाइडलाइन ने तो दोनों ही रख दिया है, दोनों को ही माना है, उसने बोला कि टेनेक्टेप्लेज इक्विवेलेंट टू एल्टीप्लेज। तो आप है ना किसको मान के चलोगे, मैं अगर ये टेनेक्टेप्लेज अभी है ना ज्यादा वो चलन में है, ज्यादा इसको रिकमेंड करें तो आप टेनेक्टेप्लेज को चूज करना। वैसे पर मुझे इतना पता है कि दोनों ही ऑप्शन में नहीं डालेगा क्योंकि दोनों ही ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर आपको मिलता है कि दोनों ही ऑप्शन में मिल जाता है और बोथ का भी ऑप्शन आना तो आप बोथ को टिक करके आना इसके कुछ शायद मेरे अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में जो बची हुई गाइडलाइन है, जो जनरल गाइडलाइन है वो मैं आपको सारी बता दूंगा इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए पढ़ो इस क्वेश्चन को, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आई होप आपको इस क्वेश्चन को तो ठीक कर ही दोगे। देखो, मिस्टर एक्स केम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द साइन ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। On examination, patient BP was 240 by 135 mm of Hg. After initiation of treatment and antihypertensive agents, patient BP came 135 by 90 within 30 hours. As an assigned nurse, आप एक assigned nurse हो, how will you है ये, ठीक है, how will you इंटरप्रेट द कंडीशन ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक मिस्टर एक्स है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है ब्रेन स्ट्रोक के साइन के साथ। तो जब वो आए थे तो उसका बीपी था 240 by 135 mmHg। अब आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दिया है, अब उसका बीपी हो चुका है 135 by 90 और 30 घंटे के अंदर 30 आवर्स के अंदर आपने इस बीपी को है ना वो गैदर कर लिया है, गेन कर लिया है एज एन असाइन नर्स। अब आप एज एन असाइन नर्स हो, आपने उसको पेशेंट को वो संभाल रखा है एज एन असाइन नर्स, आप इस कंडीशन को कैसे इंटरप्रेट करोगे पेशेंट की। ठीक है, ऑप्शन 1, पेशेंट वाज इन सीवियर हाइपरटेंशन एंड स्टिल ऑन हाइपरटेंसिव स्टेज 1। बी, पेशेंट कंडीशन वाज वर्स बट नाउ स्टेबल, पेशेंट नाउ इज एट रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, और पेशेंट कंडीशन इज इंप्रूविंग एंड रिक्वायर स्टेट डोज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो देखो, अगर आपने इसका ऑप्शन डी को पढ़ो, पेशेंट का बीपी पहले 240 by 135 था और अब है ना ये आ गया है एकदम 135 by 90 और विद इन 30 इयर्स, मतलब कि आपके एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जिसलिए आपने दिए थे ना वो काम कर गए। तो पेशेंट कहीं ना कहीं इंप्रूव तो हुआ है ना, और अभी इसका 135 by 90 यानी स्टेज 1 हाइपरटेंशन में, तो हम इसका एक स्टेट डोज, अभी एक डोज और दे देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। उससे क्या होगा, उसका और बीपी नॉर्मल हो जाएगा, शायद लेस देन 120 by 80 हो जाए। ठीक है, जो हमें चाहिए, और ये जब हो जाएगा तो फिर पेशेंट हमारा ठीक हो गया, फिर हम इसका डिस्चार्ज बना सकते हैं। अगर आपने ये सोच के इसका आंसर अगर आप ये कर रहे हो डी, तो भैया आप एकदम इसका है ना गलत कर रहे हो। ठीक है, ये डी होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब बीपी इतना कम हो जाता है 135 140 से नीचे, तो हम बेसिकली है ना एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को ब्रेन स्ट्रोक और हेड इंजरी वाले पेशेंट में ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं, या तो लो डोज कर देंगे या फिर रोक देंगे। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है कि बॉडी खुद से कंपनसेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये तो हो गया गलत, स्टेट डोज तो आपको देनी ही नहीं है। अब है ऑप्शन ए, पेशेंट वाज इन सीवियर हाइपरटेंशन एंड स्टिल ऑन हाइपरटेंसिव स्टेज 1। ठीक है, पेशेंट जब आया था तो वो सीवियर हाइपरटेंशन में था, क्राइसिस की तरफ जा रहा था।
अब है ना हाइपरटेंसिव स्टेज 1 में 135/90। तो भैया 135/90 है, हाइपरटेंसिव स्टेज 1 में है, तो बट इससे हुआ क्या, आपने क्या इंटरप्रेट किया, पेशेंट की कंडीशन में आपने क्या इंटरप्रेट किया, ये बोल रहा है कंडीशन में क्या इंटरप्रेट किया, इसका कुछ कंक्लूजन निकल रहा है ना, इसका कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, ये तो बस आपने थ्योरेटिकली इसको आंसर कर दिया, तो ये भी इसका ए नहीं होगा। अब बचा बी और सी, और अब आप इसको इजिली एलिमिनेट कर दोगे। और मुझे पता है कि आधे से लोगों ने क्या सोच रहे हो कि पेशेंट पहले 240 पे था, वो 240/135 और अब वो 135/90 पे आ गया 30 घंटे के अंदर। मतलब कि वो पेशेंट कहीं ना कहीं ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया और अब स्टेबल हो गया बीपी में। क्योंकि और अगर इस बीपी में अगर आप सोचोगे कि पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के रिस्क पे है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है। तो इसका आंसर अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट लगा लिया अच्छा और आपने बी किया ना, तो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है ना और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको और फिर से वापस से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपके बेसिक अभी क्लियर नहीं है। इसका आंसर ये भी नहीं होगा कि पेशेंट अभी स्टेबल है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशेंट नाउ इज एट रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। बिल्कुल, अब आप इसी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को हम है ना बोल सकते हैं डिसेबलिंग डेफिसिट्स, डिसेबलिंग डेफिसिट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये इसका सी क्यों है, तो मैं आपको एक बता देता हूं भैया। जो 2026 की जो गाइडलाइन है ना, ओल्ड जो 2019 की थी, वो भी ये चीज बोलती है, जिसको 2026 में और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। उसने ये बोला है कि जब भी पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक का जितने भी पेशेंट होते हैं ना, उनमें बेसिकली आपने देखा होगा कि जो बीपी होता है वो है ना भैया बहुत ज्यादा स्पार्क मार जाता है और 200/100 के ऊपर चले ही जाता है अक्सर। ठीक है, इतना चले ही जाता है। फिर आपने क्या करना है इन पेशेंट में, इनको आपने ना ट्रीट करना है। जब आप इसका मैनेजमेंट करोगे पेशेंट का, तो हमें इनका ना बीपी को कम करना है, बीपी को कम करना है। और फिर हमें बीपी की जो टारगेट वैल्यू है कि हमें कितना कम करना है बीपी को, तो हमें इसका कम करना है लेस देन 180/105 mmHg। हमें ये टारगेट रख के है ना पेशेंट के बिना बीपी पे काम करने की, हमें इससे कम रखना है। बट ट्विस्ट इज, इसने ये बोला है कि पेशेंट को आप विद इन 72 आवर्स, ठीक है, आप उसके बीपी को इंटेंसिवली डिक्रीज नहीं करोगे, जिसका टारगेट है एसबीपी कुछ भी हो जाए 140 के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये एसबीपी है, ये आपका 140 के नीचे तो है ना जाना ही नहीं चाहिए, ये बोलता है एएचए आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी पेशेंट आता है, अगर उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यानी सीवियर हाइपरटेंशन में, तो आपको उसका बीपी को है ना पहले उसको मैनेज करना है। मैनेज करोगे और फिर है ना एट लीस्ट आपने ट्रीटमेंट किया उसके एट लीस्ट 24 घंटे तक, ठीक है, 24 आवर्स तक आपको उसका बीपी को 180/105 से नीचे ही रखना है, ये इसका टारगेट वैल्यू है। बट 72 आवर्स से पहले उसका बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 140 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, और ना ही आपको उसका इंटेंसिवली यानी एकदम से उसका बीपी को कम करवाना है। इस वजह से आपका ये जो ऑप्शन बी है वो गलत हो गया था। ठीक है, अब आप इसलिए है ना क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ 30 घंटे के अंदर, ओनली 30 घंटे के अंदर आपने इसके बीपी को 135/90 पे ले आए थे। तो अगर ये जब आता है तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट रिस्क पे चले जाता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की। ये इसका रेशनल ये है कि आपको ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका डिसेबलिंग डेफिसिट या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की रिस्क है ना वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट का है ना इन्फाक्शन वो स्प्रेड हो जाता है, जो ब्रेन में जो इन्फाक्ट टिश्यू थे वो है ना स्प्रेड हो जाएंगे। प्लस में पेशेंट अपनी एक्टिविटी और डेली लिविंग को खो देगा, प्लस में इसके डेथ की भी रिस्क बढ़ जाएगी, ये बोलता है डब्ल्यूएचओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिसेबलिंग डेफिसिट क्या होता है, ये वाली चीज क्या होती है, ये वाली चीज, ये पहले भी हमने क्वेश्चन में कहीं आया था, ये देखो जैसे यहाँ पे आया था कि ये क्या होता है डिसेबलिंग डेफिसिट्स। तो मैं अब आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली है क्या। जब भी कोई भी ब्रेन स्ट्रोक आता है, जैसे मान के चलो किसी पेशेंट को आया ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, तो ये आपके ना दो चीज कॉज करेगा। ठीक है, या तो ये कर देगा आपके डिसेबलिंग डेफिसिट, या फिर ये आपको कर देगा नॉन डिसेबलिंग डेफिसिट।
ठीक है, ये दो हो गई। अब ये होता क्या डिसेबलिंग डेफिसिट, इसमें क्या करता है, इसमें है ना स्ट्रोक की जो सीवियरिटी होती है वो इतनी होती है कि ये पेशेंट की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को ही है ना कम कर देती है, मतलब एक तरीके से खत्म ही कर देती है। पेशेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर ही नहीं पाता, जैसे कि आपकी डेली एक्टिविटी क्या होती है, खाना पीना सोना, ये सारे काम नहीं कर पाता। जो गाइडलाइन होती है वो ये कहती है कि निमोनिक होता है बात, आप उससे है ना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को है ना डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर पेशेंट आपका बाथिंग एंड ड्रेसिंग कर पा रहा है, ठीक है, वो एम्बुलेट कर पा रहा है, एम्बुलेशन कर पा रहा है, टहल पा रहा है, या और वो टॉयलेटिंग कर पा रहा है और अपना हाइजीन मेंटेन कर पा रहा है और वो खा पी सक रहा है, ईटिंग कर सकता है, पानी पी सकता है ना, तो अगर ये सारे काम वो कर सकता है तो पेशेंट की एक्टिविटी और डेली लिविंग सही है। अगर इनमें से कुछ बिगड़ जाता है या ये पेशेंट ये चीजें नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की एक्टिविटी और डेली लिविंग बिगड़ चुकी है। वही इस चीज में क्या करता है, यहाँ पर नॉन डिसेबलिंग डेफिसिट, इसमें पेशेंट अपनी एक्टिविटी और डेली लिविंग इसकी इंटैक्ट रहती है, भले ही इसको अब इस इस्चेमिक स्ट्रोक आ चुका हो, ठीक है। तो अब इसको है ना ट्रीटमेंट, अगर आपने ये क्या करना है, आपने ये सारी चीजों को देखना है, जैसे ये वाली चीजें थी ना जो मैंने आपको बताई थी, आपको ये सारी चीजों को पता करना है कि पेशेंट ये कर पा रहा है नहीं, उसके बाद आपको वो डिसाइड करना है कि पेशेंट डिसेबलिंग डेफिसिट का है या फिर नॉन डिसेबलिंग डेफिसिट का है आफ्टर गेटिंग अ ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। ये डिटरमाइन करोगे ना, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग है ना इसका ट्रीटमेंट भी करना है। ट्रीटमेंट क्या करना है, जैसे कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि जो पेशेंट है उसको आपको आईवी थ्रोम्बोलाइटिक्स देना है, ठीक है, डिसेबलिंग डेफिसिट वाले को। ये बोला, ये मैंने यहाँ भी इसकी बात की थी डिसेबलिंग डेफिसिट की, ये देखो ये की हुई है ना। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आईवीटी करना है और रिगार्डलेस, ठीक है, वो रिगार्डलेस ऑफ NIHSS स्कोर। अब बात करते हैं हम नॉन डिसेबलिंग डेफिसिट। इसमें पेशेंट को अटैक तो है पर वो इतना माइनर है, इतना सीवियर नहीं है कि उसकी एक्टिविटी और डेली लिविंग को बर्बाद कर दे। और ये जैसे कि इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे ये सब तो वो कर ही नहीं सकता, इसके अलावा जैसे कि माइल्ड अफेजिया, ठीक है, ये सब आता है कि मतलब ये सब प्रेजेंट है उसमें, माइल्ड उसको अटेक्सिया हो रहा है या माइल्ड सेंसरी लॉस हुआ है, इतना ही ये इतना माइल्ड है कि, या फिर माइल्ड आपको इसका मोटर लॉस हुआ है, ठीक है, ये इतना ही माइल्ड है कि इसने है ना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को अल्टर नहीं किया, वो इसकी इंटेक्ट है। बट अगर ये माइल्ड की जगह अगर ये चीजें हो जाए सारी सीवियर, है ना, ये सारी अगर आपकी सीवियर हो जाए तो यही चीज ये आपकी बदल जाएगी इसमें डिसेबलिंग डेफिसिट में, कि जैसे इसको सीवियर अफेजिया हो गया, सीवियर अटेक्सिया हो गया, फिर ये कहाँ ये चीजें कर पाएगा। तो इसमें होता है आईवी थ्रोम्बोलाइटिक्स आपको देना है। बट जो नॉन डिसेबलिंग डेफिसिट वाला ब्रेन स्ट्रोक होता है इसमें साफ साफ बोला, ये वाला पेन दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला ले लेते हैं पिंक या ब्लैक ले लेते हैं, कि इसमें ना गाइड बोला हुआ है साफ साफ आपको इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है, आईवी थ्रोम्बोलाइटिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशन उसकी नहीं दी है। उसकी जगह आप इन पेशेंट को क्या करो, आप उनकी जगह इन पेशेंट को ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपीज दो, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें आपकी ड्रग आएगी, एक तो आएगी एस्पिरिन प्लस क्लोपेडोग्रिल, इनका है ना कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। इन दोनों ड्रग्स का आपको इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा और ये कॉम्बिनेशन जो आपको कब तक देना है, ये आपको एटलीस्ट 21 डेज तक देना है, फिर आगे फॉलोड बाय सिंगल प्लेटलेट थेरेपी, ठीक है। 21 डेज तक आपको कॉम्बिनेशन देना है, फिर आपको सिंगल प्लेटलेट थेरेपी लेना है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन दोगे तो जो आपका पेशेंट है ना उसमें नेक्स्ट स्ट्रोक की जो रिस्क है ना, वो अप टू 90 डेज तक डिक्रीज हो जाएगी, है ना, किसकी, नेक्स्ट स्ट्रोक की। तो भाई ये देखो, ये चीज थी आपका ब्रेन स्ट्रोक जो कि नॉन डिसेबलिंग और डिसेबलिंग है। और ये सारी गाइडलाइन है ना, ये सारी गाइडलाइन मैंने जो बताई है 2026 में मेंशन है AHA में, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यार यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो भी मेन गाइडलाइन थी वो है ना आपकी क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ बाकी रह जाता है डाउट तो आप है ना उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे दूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाई, राधे राधे। ऐसे ही पढ़ो, अपने दोस्तों को है ना ये वीडियो को जरूर
जरूर से शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप है ना मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे है ना मोटिवेशन मिल जाएगा इसमें काम करने का, आपको और भी नए नए गाइडलाइन और भी है ना पढ़ाने का। तो टिल देन हैप्पी रहो, थैंक यू सो मच, राधे राधे।